जय श्री राधे फ्रेंड्स। कबीर गाड़ी से निकलकर गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डालकर धीरे धीरे चलकर आदमी के पास आता है। वह कोई और नहीं अगस्त्य था। हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अगस्त्य समुद्र की लहरों को देख रहा था और हाथ में जल रही सिगरेट के कष्ट लगा रहा था। कबीर उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और दोनों ही समुद्र के लहरों को देखने लगते हैं। बड़ा अजीब सा ब्रांड था दोनों भाइयों के बीच में। एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और एक दूसरे को सगा भाई भी कहते थे। अगस्त अपनी सिगरेट को बिना कबीर की तरफ देखे ही उसकी तरफ बढ़ा देता है। कबीर भी बिना कुछ बोले उसके हाथ से सिगरेट लेकर फूंकने लगता है। समुद्र की लहरों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद कबीर ने कश लेकर धुएं को हवा में छोड़ते हुए कहा, अगस्त से पूछा, हाउ इज शी, बेटर स्टेन इन कॉमा। अगस्त स्ट्रेट आवाज में जवाब दिया। उसके बाद कबीर ने अगस्त से पूछा, वाई डिड नॉट यू टेल मी दिस बिफोर अबाउट हर रेप। ये बोल के कबीर फिर से सिगरेट के कस लगा लेता है। अगस्त की समंदर की तरफ देखते हुए अपने हाथों को अपनी छाती पर क्रॉस करते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, शी इज माई सिस्टर नॉट योर्स। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी छा जाती है और ऐसे ही चुपचाप खड़े समुद्र के शोर करता हुआ देखते रहते हैं। अगस्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइल रखी हुई थी। ये वही फाइल थी जो कबीर ने उसे दी थी। अगस्त याद करता है जब वह कबीर से मिला था, कबीर अगस्त के हाथ में वह फाइल देते हुए बोला, यह कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक तुम्हें एक बार इन पर नजर मारने की जरूरत है। कबीर की बात सुनकर अगस्त कंफ्यूजन में वह पेपर अपने हाथ में ले लेता है और फिर उन्हें खोलकर देखता है। वह जैसे जैसे पेपर्स को पढ़ता है वैसे वैसे उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। वह थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होकर कबीर की तरफ देखकर बोला, ये तो। कबीर ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जिस जगह पर समायरा का रेप हुआ था उस जगह की मैंने बहुत अच्छे से तहकीकात करवाई है। मेरे कुछ लोगों ने वहां पर बहुत छानबीन करके यह पता लगाया है कि उस वक्त वहां पर सिर्फ पीयूष या समायरा मौजूद नहीं थे। वहां पर कुछ और भी लोग मौजूद थे जिनके पैरों के निशान मिले हैं। मतलब वहां पर और भी लोग मौजूद थे, एक से ज्यादा लोग, कई लोग थे, क्योंकि उनके निशानों में सबके जूते के साइज अलग थे। तकरीबन 10 लोग पीयूष और समायरा के अलावा और मौजूद थे वहां पर। यह सुनकर अगस्त थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी कबीर अगस्त से बोला, इसमें जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि उस स्पॉट पर 2 लोगों का ही ब्लड मिला है। हर जगह पर छानबीन करने के बावजूद भी वहां पर सिर्फ 2 लोगों का ही ब्लड मिला था, एक जो खुद समायरा का था और दूसरा पीयूष का। यह सुनकर अगस्त सोच में पड़ जाता है। अगर पीयूष ने समायरा का रेप किया है तो उसका खून कहाँ से आया। समायरा को चोट लगी थी, जायज सी बात है, उसका खून वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पीयूष, क्या उसे भी चोट लगी थी? हाँ, हो सकता है कि हाथापाई के दौरान समायरा के हाथों से उसे थोड़ी सी चोट लग गई हो। अगस्त कबीर से बोला, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक्स, कबीर ने अगस्त की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लग रही? अगस्त ने कबीर की तरफ देखकर थोड़ी कंफ्यूजन में पूछा। क्या मतलब? कबीर ने जवाब देते हुए कहा, उस स्पॉट्स पर पीयूष का खून क्यों मिला? उसने रेप किया है तो उसे चोट लगी, क्यों? अगस्त ने कबीर से कहा, शायद समायरा ने उस पर बचाव के लिए हमला किया होगा। मे बी इस वजह से। इस बात को लेकर कबीर भी सोच में पड़ जाता है। हाँ, हो सकता है, पर मुझे गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें जो चीज दिखाई दे रही है हकीकत उससे बिल्कुल अपोजिट हो। इस बात पर कबीर की आंखों में देखकर अगस्त ने कहा, मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने उस हरामजादे की आवाज सुनी है। जिस इंसान ने समायरा को जहर दिया था उसे पीयूष ने ही भेजा था उसे मारने के लिए। यह सुनकर कबीर थोड़ा चौंक जाता है। क्या? अगस्त ने काफी सीरियस फेस में हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे जब पकड़ा था तो वह अपने बॉस को फोन लगाने के लिए बोला था तो पीयूष की आवाज आई थी। कबीर ने अगस्त से कहा, वह फोन कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी दैट। अगस्त ने जवाब दिया, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस बात पर कबीर थोड़ा अनोइंग फेस बनाते हुए बोला, आर यू सीरियस? अच्छा, तुम्हें वह नंबर याद है जिस पर उस आदमी ने कॉल किया था जहां से पीयूष बोल रहा था? उस पर अगस्त कुछ सोचते हुए बोला, मैं अभी पता करता हूँ। अगस्त अपने उस आदमी के पास कॉल लगाता है जिसे वह नंबर खुद डायल किया था कॉल मिलाने के लिए। उस वक्त जब उस आदमी को बांध कर रखा गया था तो जरूर याद होगा। थोड़ी देर में अगस्त कॉल कट करने के बाद कबीर से बोला, मैंने
नंबर तुम्हें मैसेज कर दिया है। यह बोलकर अगस्त नंबर कबीर को मैसेज कर देता है। कबीर उस नंबर को देखता है और अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लेता है। मैं इस नंबर के बारे में पता लगवाता हूँ। अगस्त बस हल्का सा अपना सर हिलाता है। वह गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है कि तभी उसे कबीर की आवाज सुनाई देती है और वह लड़की। अगस्त एकदम से रुक कर कबीर की तरफ देखता है। वो जानता था कि कबीर किसके बारे में बात कर रहा है। कबीर अगस्त से बोला, क्या नाम था उसका? शुभी, राइट? तुम्हारी एक्स वाइफ पीयूष की बहन। उसका इन सबको लेकर क्या सोचना है? अगस्त ने जवाब दिया। वह यह बात नहीं मान रही। वह बोल रही है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से जानती है, पर वह यह नहीं जानती कि मैं भी पीयूष को उससे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। यह सुनकर कबीर हल्की सी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, रियली? तुम दोनों ने ही काफी लंबा वक्त पीयूष के साथ गुजारा है, फिर भी तुम दोनों के ख्याल अलग है। एक तो गलत जरूर होगा। क्या हुआ अगर तुम गलत निकले तो? अगस्त कबीर की तरफ देखकर थोड़ा कड़क आवाज में बोला, मैंने कॉल पर उसकी आवाज सुनी है। उसने खुद एडमिट किया है कि यह सब उसी ने किया है। कबीर अपनी एक आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठाकर बोला, चेहरा देखा? इस बात पर अगस्त कंफ्यूज हो जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, जाओ। अगस्त कुछ सेकंड के लिए एकदम से चुप हो जाता है। उसकी आंखों में भारी से कंफ्यूजन दिखाई दे रहे थे। वह गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। ऑफिस में बैठा हुआ अगस्त कबीर की बातों को लगातार सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पीयूष की बहुत सारी बातें बचपन से लेकर आज तक जो उसने उनके बीच होती रही हैं, और यह रिपोर्ट्स, समायरा की हालत, अपने भाई को लेकर शुभी का कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ अब अगस्त सोच में पड़ चुका था। अपने हाथों की उंगलियों में पेन को गोल गोल घुमाता हुआ अगस्त काफी सीरियस होकर ख्यालों में डूबा हुआ था। क्या सच में यह हो सकता है कि शुभी सही हो? पर हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने खुद पीयूष से बात की है। उसने एडमिट किया है कि यह सब उसी ने किया है। फिर अगस्त को कबीर की वही बातें याद आती हैं। चेहरा देखा? उसकी बात में पॉइंट था। उसने पीयूष को सिर्फ आवाज सुनी थी, चेहरा नहीं देखा था। क्या सच में वह पीयूष था या फिर नहीं? क्या यह भी हो सकता है कि वह पीयूष न होकर कोई और हो? यह ख्याल अगस्त के रोंगटे खड़े कर देता है। अचानक से अगस्त को थोड़ी बेचैनी होने लगती है। यह ख्याल उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर देता है। अगर पीयूष गुनहगार हुआ तो भी उसे तकलीफ होगी उसे सजा देने में, क्योंकि वह उसके भाई के जैसा ही था। अगर गुनहगार नहीं हुआ तो भी उसे तकलीफ होगी, क्योंकि उसने पीयूष और उसकी बहन के साथ काफी कुछ गलत किया है जो माफी के लायक ही नहीं है। अगस्त फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ घुमाता है, खड़ा होकर इधर उधर चक्कर काटता है। ऑफिस के कांच की दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर पूरे शहर को देखता है। उसके दिमाग में बहुत उलझन, बहुत दुविधा चल रही थी और समझ नहीं पा रहा था कि किस चीज के लिए दुआ करे। क्या उसकी यह सोच गलत है कि पीयूष गुनहगार है या फिर सही है? आखिर क्या चीज सही निकलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूरत में अगस्त की तो वाट लगने वाली है। आयाना हर जगह अलीशा को ढूंढ रही थी। यह अलीशा कहाँ चली गई? ढूंढते ढूंढते वह उस बंगले के गार्डन में पहुंच जाती है। तभी अचानक वह देखती है कि अलीशा एक दूर बेंच पर बैठी हुई है। उसके हाथ में उसकी सिंड्रेला है और चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वह कुछ ज्यादा ही उदास है। अलीशा को वहां पर बैठा देख आयाना भी तुरंत उसके पास चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूरे बंगले में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या बात है, तुमने खाना भी नहीं खाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह बोलकर आयाना अलीशा के पास बैठ जाती है। उसे अलीशा का चेहरा देखकर लग रहा था कि आज अलीशा काफी उदास है। लेकिन क्यों? अलीशा उदासी भरी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। आयाना ने अलीशा के सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसके बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इस तरह मुंह क्यों उतारा हुआ है तुमने? अलीशा रोनी जैसी शक्ल बनाकर आयाना से बोली, समर्थ की बहुत याद आ रही है। डेविल अंकल ने कहा था कि वह मुझे उससे मिलवाएंगे, लेकिन कब मिलवाएंगे? मैं समर्थ से मिलना चाहती हूँ। अचानक अलीशा की बात सुनकर आयाना उदास हो जाती है। उस डेविल के किए हुए प्रॉमिस का कोई भरोसा आखिर कैसे कर सकता है? ऐसे ही थोड़ी ना वह एक डेविल है, वह सच में एक राक्षस है।
बेचारा समर्थ पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। अब तो अयाना को अलीशा के साथ समर्थ की भी बहुत चिंता होने लगी थी। अयाना प्यार से अलीशा के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, इतनी सी बात के लिए तुम इतना उदास हो रही हो? मैं डेविल से बात करूंगी, वह तुम्हें समर्थ से मिलवा देगा। यह सुनकर अलीशा की आंखों में चमक आ जाती है और वह अयाना की तरफ देखती है। क्या सच में अयाना आप सच कह रही हो दीदी? अयाना दीदी, क्या आप सच्ची में सच कह रही हो? क्या आप सच में मेरे भाई से मुझे मिलवाओगी और डेविल अंकल से बात करोगी इस बारे में? अयाना मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरती हुई हाँ में अपना सर हिला देती है। हाँ बिल्कुल, अयाना ने बोल तो दिया था कि वह डेविल से बात करेगी, लेकिन उससे बात करना बहुत टेढ़ी खीर है। और वह तो जब उसके सामने आती है कमीना छिछोरा, उसके अंदर की सारी हवस जाग जाती है, जिस वजह से अयाना उसके सामने आने में घिन आने लगती है। अलीशा खुश होकर अयाना को हक कर लेती है। कुछ देर हक करने के बाद अयाना अलीशा से बोली, अच्छा फटाफट चलो और खाना खा लो। तुमने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही भूखी बैठ कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही भूखी रहोगी तो मैं डेविल अंकल से बात नहीं करूंगी। अयाना की बात सुनकर अलीशा फटाक से बेंच के नीचे उतरकर खड़ी होकर बोली, ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। यह बोलकर वो अयाना के हाथ पकड़ती है। अयाना मुस्कुराकर खड़ी होती है और दोनों बंगले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में अयाना कमरे के इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि आंखों के सामने डेविल का कमरा था। क्या करूं? मैंने अलीशा से प्रॉमिस किया है, पर पहले तो यह पता लगाना होगा कि समर्थ कहाँ है, वह ठीक भी है या नहीं। डेविल के कमरे में जाकर चेक करना पड़ेगा, काश समर्थ से रिलेटेड कुछ मिल जाए। अयाना अपने आप अपने अंदर हिम्मत बटोरती है और एक गहरी सांस लेती है। धीरे धीरे वह कबीर के कमरे के पास जाकर दरवाजे में हल्का सा अपना सर निकालकर अंदर चारों तरफ नजर घुमाती है। कमरा खाली देखकर उसे राहत की सांस आती है और वह ठीक से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। थैंक गॉड डेविल यहाँ पर नहीं है, अब मैं आराम से सब चेक कर सकती हूँ। उसके बाद अयाना सामान को थोड़ा उठाकर इधर उधर करके चेक करने लगती है कि शायद उसे कुछ तो सुराग मिले समर्थ से रिलेटेड। चेक करते करते वह बिस्तर के पास पहुंच जाती है और बिस्तर के बगल वाले ड्रॉर को जैसे ही खोलती है, उसकी मुंह और आंखें फट जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां तो जैसे बाहर आ जाती है। वह पूरा का पूरा ड्रॉर अलग अलग फ्लेवर के कॉन्डम के पैकेट से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर अयाना के चेहरे पर डिस्गस्टिंग से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। या यह सब क्या है? ये थर्की डेविल, वह क्या कॉन्डम को नाश्ते और लंच में डिनर में खाता है इतने सारे, और वह अभी हर फ्लेवर के। उसके बाद अयाना अनोइंग सी आवाज में बोली, हाँ गर्लफ्रेंड भी तो इतनी है इसकी, पता नहीं कैसा है यह आदमी, बहुत ही गंदा और वाहियात है। जब अयाना उसे बंद करके कुछ और देखने लगती है कि फटाक से उसे एक आवाज आती है बाथरूम का दरवाजा खोलने की। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। डेविल कमरे में ही है। ओ माय गॉड! वह फटाक से बिस्तर के नीचे छुप जाती है। कबीर बाथरूम से बाहर निकलता है और अपनी कमर पर तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी बेलविल्ट मस्कुलर बॉडी, उसके सिक्स पैक्स, बाइसेप्स, सब कुछ बहुत विजिबल था और बहुत ही आई कैचिंग था। अयाना अपने मुंह पर हाथ रख के सोचने लगी, बेवकूफ अयाना, आने से पहले कंफर्म तो कर लेती कि डेविल यहाँ पर है भी कि नहीं। यह तो यहीं पर है, अब मैं क्या करूँ? अगर उसने मुझे देख लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से? गॉड प्लीज, पहले ही इसने मेरी बैंड बजा के रखी है, मुझे इसकी नज़र में मत आने देना, वरना पता नहीं क्या करेगा। अयाना बहुत हड़बड़ा जाती है, पर चुपचाप अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी रहती है। कुछ देर आईने के सामने कबीर खड़ा होकर अपने ब्यूटीफुल फेस को देखता है और कुछ लोशंस वगैरह उठाकर बॉडी पर लगाने लगता है। अयाना धीरे से अपना सर बाहर निकालकर कबीर की तरफ देखती है। जाने अनजाने उसकी नज़र भी उसकी मस्कुलर बॉडी पर जाकर चिपक ही जाती है, जैसे हर लड़की की चिपक जाती है। वैसे मानना पड़ेगा, इतने सारे कॉन्डम्स गलत नहीं रखे इसने। इसकी बॉडी देखकर तो लड़कियां मरती होंगी इसके बिस्तर पर आने के लिए। कबीर पलटकर बिस्तर की तरफ आता है और अयाना फटाक से अपने सर को अंदर छुपा लेती है। कुछ देर बाद उसे दरवाजे बंद होने की आवाज आती है। वह थोड़ी सी मुड़कर बाहर निकल कर अपने सर को देखती है। उसे राहत की सांस आती है। होश चला गया, अच्छा हुआ डेविल चला गया, आज तो पकड़ी गई थी। अब तो निकल बे आयु, वरना यह तेरी आयु ही खत्म कर देगा। उसके बाद अयाना अपने घुटनों से चलते हुए धीरे धीरे बिस्तर से बाहर निकलती है। तभी अचानक 2 कदम अयाना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अयाना की सांस उसकी हलक में अटक जाती है। पैरों को देखकर ही वो अपना सलाइवा गटक लेती है। उसकी आंखें बाहर आ जाती है।
वह धीरे धीरे अपना सर उठाकर देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो तौलिए के नीचे का नजारा देख पाए वह एकदम से घुटनों पर सीधी खड़ी हो जाती है। आयाना को इस तरह देखकर कबीर के चेहरे पर एक नटखट सी शैतानी चमक थी। वह अपने आईब्रोज को हल्का सा मटकाता है, हाथों को छाती पर क्रॉस करता है और आयाना को देखकर कुछ सोचते हुए कहता है, घुटनों पर बैठी हुई तुम परफेक्ट जगह तक पहुंच रही हो। कबीर की बात का मतलब बहुत डार्क था। आयाना देखती है कि उसका चेहरा कबीर के प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल सामने और कबीर उसके एकदम सामने था। वो फटाक से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और हिचकिचाने लगती है। मैं वो आयाना कुछ बोल नहीं पाती। कबीर आयाना की तरफ देखते हुए बोले, जरा अपना मुंह खोलना। कबीर की बात सुनकर आयाना कंफ्यूज हो जाती है। क्या? कबीर ने फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, अपना मुंह खोलो। आयाना कंफ्यूज थी पर कबीर की बात को मानकर अपना मुंह खोल लेती है, पर कबीर अपने निचले होठों को हल्का सा दांतों के नीचे दबाते हुए आयाना को गौर से देखता है और कहता है, थोड़ा और। आयाना थोड़ा और खोलती है तो कबीर कहता है, जितना खोल सकती हो उतना खोलो। आयाना उतना मुंह खोल लेती है जितना वो खोल सकती है। पर तुम यह सब क्यों करवा रहे हो? आयाना का खुला हुआ मुंह देखकर कबीर अपनी दाढ़ी वाली जगह जो बिल्कुल क्लीन थी वहां पर मसलते हुए हल्का सा बड़बड़ाता है, परफेक्ट। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन साइज परफेक्ट बैठेगा। कबीर की बात का मतलब बहुत डार्क था। आयाना जैसे ही उस बात का मतलब समझती है उसकी आंखें और भी बड़ी हो जाती है। वह फटाक से अपना मुंह बंद कर लेती है। क्या कहा तुमने? कबीर चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान के साथ वापस पलटकर आईने के सामने जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने घटिया हो तुम। कबीर अपने बाल सेट करते हुए बोला, मेरे कमरे में तुम जैसी घुसी हो और शर्म मुझे आनी चाहिए? कमाल है, घुसी तुम हो और शर्म करने के लिए मुझे बोल रही हो। वैसे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ऐना ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे कुछ पूछना था तुमसे। ऐना थोड़े हिचकिचाते हुए कबीर से बोली, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अगर तुम बता सको तो। इस बात पर कबीर ऐना की तरफ देखकर थोड़ी फ्लर्टी सी आवाज में बोला, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बदले में मुझे क्या मिलेगा? कबीर की आंखों में हवस ऐना साफ साफ देख सकती थी। यह इंसान कोई भी मौका नहीं छोड़ता इसके साथ ऐसी डर्टी मीनिंग्स बातें करने का। ऐना इरिटेशन में अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके इस तरह से इरिटेशन फेस को देखकर कबीर हल्का सा हंस देता है। अच्छा चलो पूछो, इस बार मैं तुम्हें फ्री में बता देता हूँ। ऐना एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर कबीर की तरफ देखकर पूछती है, समर्थ कहाँ है? कबीर। ऐना का सवाल सुनकर अचानक कबीर अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। तुम्हें उससे क्या? ऐना ठीक से कबीर को फेस करते हुए बोली, अलीशा परेशान है। उसने काफी वक्त से अपने भाई को देखा नहीं। वह उसे देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि समर्थ कहाँ है? वह ठीक तो है ना? क्या तुम अलीशा को एक बार उससे मिलवा सकते हो? इस बात पर कबीर अपना सर खुजाते हुए कुछ सोचने लगता है, या फिर कहो कि सोचने की एक्टिंग करने लगता। फिर वह तिरछी नजरों से ऐना की तरफ देखता है। उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देख ऐना को इतना तो महसूस हो चुका था कि इसके दिमाग में कुछ तिकड़म चल रही है। फिर कबीर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर एक नोटी सी मुस्कान के साथ बोला, वेल ठीक है, अगर ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है तो मैं मान लेता हूँ। मैं अलीशा को समर्थ से मिलवा देता हूँ। क्या सच में? यह सुनकर ऐना की आंखों में चमक आ जाती है, पर उसे शक भी होता है कि यह डेविल इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गया। ऐसे ही उसकी बात वह मान जाए, इतना भला यह तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? ऐना अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, और बदले में क्या चाहिए तुम्हें? इस बात पर कबीर जोर जोर से हंसने लगता है। ऐना चुपचाप खड़ी कबीर को बस देखती रहती। अपनी हंसी को रोकते हुए कबीर ने कहा, मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम। तुम्हें कैसे पता कि इसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूँ? ऐना अपने दोनों हाथों को छाती पर क्रॉस करके अपनी नजरें घूरते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारी फितरत में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने तो पैदा होने के लिए भी अपनी माँ को रिश्वत देनी होगी। बिना लेन देन के मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी काम करते हो। अपनी माँ का जिक्र सुनकर एक सेकंड के लिए कबीर के एक्सप्रेशन में हल्का सा चेंज आता है, पर फिर अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वह जोर से अंगड़ाई लेते हुए बोला, यह तो बिल्कुल सही कहा तुमने। बिना लेन देन के मैं कोई काम नहीं करता। तो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं अलीशा को समर्थ से एक बार मिलवाऊं या दोनों की एक बार बात कराऊं, तो फिर मुझको भी तुम्हें कुछ देना होगा, क्योंकि फ्री में तो मैं तुम्हारी बात मानूं ऐसी कोई वजह नहीं है मेरे पास। ऐना पूरी डिटरमाइंड थी। वह किसी भी हाल में अलीशा को समर्थ से कम एक बार तो जरूर मिलवाना चाहती थी। इसलिए वह पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? यह सुनकर कबीर अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर एक बहुत
नॉटी और सेक्सी मुस्कान के साथ बोला। दे पाओगी? अयाना एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है, पर अगले ही पल वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, हाँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दोनों भाई बहनों की बात करवाने के लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कबीर की आंखों में एक अजीब सा नशा उतर आता है। अयाना की कमर को अपने हाथ में पकड़कर वह एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है, बहुत ज्यादा करीब। दोनों की धड़कनें आपस में मिल जाती है, इतना करीब कि एक पल के लिए अयाना चौंक जाती है। वह इस टेबल को जबरदस्त धक्का देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों एकदम से करीब आकर वह कुछ कर ही नहीं पाती। सिर्फ इस टेबल की नशीली आंखों और खतरनाक आंखों में देखती ही रह जाती है, जैसे कि इस टेबल ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। कबीर अपने दूसरे हाथ को उठाता है, अपने अंगूठे से अयाना के नरम होठों को सहलाता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जो अमेजिंग हो। योर लिप्स आर सो सॉफ्ट। कबीर को अयाना के होठ बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगते हैं। उसके नरम गुलाबी होठ काफी अट्रैक्टिव थे, एकदम परफेक्ट शेप में, गड़बड़ नहीं, एकदम परफेक्ट। उन होठों की नरमाहट को महसूस कर कबीर का गला सूखने लगता है। वो अयाना की आंखों में देखता है और कहता है, आई वॉन्ट टू फील देम, आई वॉन्ट टू फील देयर सॉफ्टनेस। अयाना की धड़कनें एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फाइनली अयाना होश में आकर कबीर से बोली, फाइन, यू कैन किस। ओके फाइन, यू कैन किस मी। अयाना वाकई में पूरी डिटरमाइंड लग रही थी। वैसे तो उसके लिए इससे बुरी कोई चीज हो नहीं सकती थी कि वह इस डेविल को किस करे या वह डेविल इसे किस करे। अलीशा की खुशी के लिए वह ये भी कर सकती थी। अलीशा जिसके साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था, उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी, क्योंकि उसे अलीशा से प्यार जो था, अलीशा वो बिल्कुल उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी, एक छोटे बच्चे की तरह। इसलिए उसका मोह अलीशा में बहुत ज्यादा हो चुका था। अयाना की बात सुनकर कबीर हल्का सा हंसने लगता है। कबीर को इस तरह से हंसता हुआ देख अयाना कंफ्यूज हो जाती है और अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लेती है। व्हाट्स सो फनी? कबीर ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, स्वीट हार्ट, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। आई वॉन्ट टू फील देम बट नॉट योर लिप्स, समवेयर एल्स। कबीर की बातें अयाना को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा क्यों रहे हो? साफ साफ बोलो क्या चाहिए। कबीर अयाना के करीब आकर बोला, जैसा कि मैंने कहा, आई वॉन्ट टू फील योर लिप्स बट नॉट ऑन योर लिप्स। अयाना अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, देन वेयर? अयाना को नटखट शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसके हाथ को नीचे ले गया। अयाना की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज महसूस करती है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी सांसें हलक में अटक जाती है और धड़कनें वाइल्ड होकर सीने में हड़कंप मचा देती हैं। वो फटाफट से कबीर को धक्का मारकर पीछे खड़ी हो जाती है। What the fuck? अयाना समझ चुकी थी कि कबीर उससे क्या चाहता है। वह बिल्कुल यह नहीं कर सकती थी। गुस्से में अयाना कमरे से चली जाती है। जाकर वह जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वह देखती है कि अलीशा बिस्तर पर बैठी अपनी सिंड्रेला के साथ खेल रही थी। अयाना को वहां पर देखकर अलीशा दौड़कर उसके पास आती है। अयाना दीदी, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपने डेविल चाचू से पूछा ना, वह समर्थ से मुझे मिलवाएंगे ना? अलीशा बहुत उम्मीद भरी नजरों से अयाना को देखती है। उसकी बात सुनकर अयाना एकदम से चौंक जाती है, दुविधा में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अलीशा की बातों का क्या ही जवाब दे। अयाना को चुप देख अलीशा उसका हाथ पकड़ के हल्का सा हिलाकर उससे होश में लेकर आती है। अयाना दीदी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो आप? आपने डेविल अंकल से बात की ना? वह मुझे मिलवाएंगे ना समर्थ से? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे कई दिनों से देखा नहीं है। मुझे उससे मिलना है। यह बोलकर अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर जाते हैं और टपकने लगते हैं। अचानक उसे रोता हुआ देख अयाना का दिल पिघल जाता है। वह घुटनों पर बैठकर अलीशा को जोर से हक कर लेती है। मैंने बात कर ली, वह तुम्हें समर्थ से जरूर मिलवाएगा। अलीशा अयाना से बोली, सच दीदी? अयाना ने कहा, हाँ। अलीशा अयाना को जोर से हक करके बोली, थैंक यू दीदी। अलीशा की हालत देख अयाना अजीब धर्म संकट में पड़ जाती है। वह अलीशा का हक ब्रेक करके बोली, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर अयाना फिर से कमरे से निकलकर सीधा कबीर के कमरे में चली गई। वह कबीर के कमरे में आती है। कबीर ने पैंट पहन ली थी। शर्ट के बटन बंद करते हुए अयाना की तरफ देखता है। आंखों में हल्की सी नमी, गुस्सा और डिटर्मिनेशन के साथ अयाना कबीर के सामने आकर बोली,
मुझे मंजूर है। आई विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। अचानक अयाना की बात सुनकर कबीर थोड़ा सा हैरान जरूर होता है। अयाना अपने बालों को बांधती है और घुटनों पर बैठ जाती है। वह अपने अंदर की हिम्मत को बटोरती है। वह ऐसा काम करने जा रही थी जो उसके लिए बहुत शर्मनाक और घिन से भरा था, पर वह अलीशा को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। उसे अपने भाई से मिलवाने के लिए वह यह घटिया काम करने के लिए भी तैयार हो गई थी। अयाना आंखें उठाकर कबीर की तरफ देखती है जो उसके सामने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। अयाना कबीर की पैंट को पकड़ते हुए बोली, लेट्स डू इट। वह कबीर की पैंट को धीरे धीरे खोलने लगती है। पैंट के हुक को खोलने के बाद जब वह कबीर की पैंट की जिप खोलने लगती है तो कबीर अचानक अयाना के हाथ पर अपना हाथ रख के उसे रोक देता है। अयाना कंफ्यूजन में कबीर की तरफ देखकर बोली, नाउ व्हाट? कबीर हल्का सा झुककर अपने एक घुटने पर बैठकर चेहरे पर एक नोटी सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे एक बात बताओ, अलीशा तुम्हारी कुछ लगती नहीं, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और उसके लिए तुम यह भी करने के लिए तैयार हो, क्यों? अयाना गुस्से भरी नजरों से कबीर की आंखों में आंखें डालकर देखकर बोली, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और सबसे बड़ी बात मैं एक औरत हूँ, पर यह तुम जैसा डेविल कभी भी नहीं समझेगा, जिसे औरतों की जज्बात नहीं बस उनका शरीर समझ आता है। अयाना की बात सुनकर एक सेकंड के लिए कबीर भी चुप हो जाता है। उसके बाद वह खड़ा होकर अपनी पैंट की जिप और पैंट को बंद करते हुए बोला, ऑल राइट देन मिस वुमेन, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। कबीर आईने के सामने जाकर अपने बाल सेट करने लगता है। अयाना उठकर कबीर के पास आती है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटती है। अब क्या हुआ? मैं कर रही हूँ ना, देखो प्लीज, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अलीशा रो रही है, उसे अपने भाई की याद आ रही है, उससे उसका पूरा परिवार छीन लिया तुमने। कम से कम उसके भाई से एक बार तो मिलवा दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। कबीर अयाना के बाल पकड़ के अयाना को करीब खींच लेता है, बहुत करीब। अयाना को दर्द होता है लेकिन वह कबीर की आंखों में आंखें डाल कर देखती है, आई कांटेक्ट नहीं तोड़ती। कबीर थोड़ी सी कड़क आवाज में अयाना से बोला, आइंदा कभी मेरे सामने झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करना। आई डोंट लाइक इट। तुम बहादुर हो, अच्छी बात है, पर अपनी बहादुरी को मेरे सामने आजमाने की कोशिश मत करना। अब चुपचाप जाओ यहाँ से। कबीर अयाना के बाल छोड़ देता है। अयाना जाने से मना कर देती है, जब तक तुम उसके भाई से नहीं मिलवाओगे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें बदले में जो कुछ भी मुझसे चाहिए तुम ले सकते हो, तुम मुझसे जो भी करवाना चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर कबीर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, ओ रियली? अपने आप पर इतना गुरूर? कबीर अयाना के करीब आकर उसके चेहरे को, उसके गालों को हल्का सा दबाकर करीब लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ? तुमसे कई गुना खूबसूरत लड़कियां मेरा बिस्तर गर्म करने का काम करती हैं। इतने कपड़े नहीं बदलता अपनी जिंदगी में जितनी लड़कियां बदलता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था उस वक्त मेरी मर्जी थी, अब नहीं है। यह तुम्हारी बदकिस्मती है। अब चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी इस हरकत के लिए मेरे पास बहुत सारी सजाएं हैं तुम्हें देने के लिए, और ट्रस्ट मी यू वॉन्ट लाइक इट। अयाना अपनी मुट्ठी जोर से कस लेती है, क्या मिलता है तुम्हें यह सब करके? कबीर मुस्कुराकर बोला, सुकून। अयाना एक झटके में कबीर के हाथ को झटक कर अपने आप से दूर करती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कबीर सीटी बजाता हुआ फिर से आईने के तरफ देखता है और तैयार होने लगता है। अगस्त घर आता है। आते ही कुछ अनचाहे मेहमानों से उसकी मुलाकात हो जाती है। वह देखता है कि घर में उससे मिलने के लिए भूपेंद्र और अनामिका आए हुए हैं। एक तो वैसे ही उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, इन दोनों को देखकर तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। आप दोनों यहाँ पर? अगस्त उनके पास आता है। भूपेंद्र सोफे से खड़ा होकर बोला, अरे अगस्त, तुम आ गए, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आओ बैठो। शुभी ट्रे में चाय के कप लेकर वहां पर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। भूपेंद्र शुभी की तरफ देखता है, वह जाने लगती है, तभी अचानक वह उसे रोकते हुए बोला, शुभी। शुभी पलटकर भूपेंद्र की तरफ देखती है। अनामिका अगस्त के पास बैठ जाती है, पर इस चीज को देखकर भी शुभी इग्नोर कर देती है। भूपेंद्र शुभी से बोला, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, हम बहुत जरूरी बात करने आए हैं, तुम्हारा होना भी बहुत जरूरी है।
सुबी कंफ्यूजन में बोली, मेरा यहाँ क्या काम है करने के लिए, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अनामिका सुबी से थोड़ी गुरूर से भरी आवाज में बोली, शुभी, डैड ने बोला ना कि यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारे यह नौकरों वाले काम बाद में भी होते रहेंगे। शुभी अनामिका की तरफ देखकर उसे जवाब देते हुए बोली, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। भूपेंद्र ने शुभी से पूछा, तो फिर डाइवोर्स होने के बाद यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? शुभी अगस्त की तरफ देखती है। अगस्त उन लोगों की किचकिच से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। सुबह भूपेंद्र से बोली, मैं समायरा की केयर टेकर हूँ। फिर भूपेंद्र ने कहा, अच्छा, भाई ने यह गलत किया और बहन अब केयर टेकर बनी फिर रही है। भूपेंद्र की बात से शुभी को गुस्सा आता है। वह बोलने ही वाली होती है कि अगस्त भूपेंद्र से बोला, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, पहले वह बात कर लेते हैं। अगस्त जानता था कि भूपेंद्र जानबूझकर पीयूष का टॉपिक छेड़कर शुभी को परेशान कर रहा है, और वह यह भी जानता था कि अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनकर वह बहुत हर्ट होती है, पर पता नहीं क्यों लेकिन अगस्त शुभी को हर्ट नहीं देख सकता था। भूपेंद्र ने अगस्त की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम दोनों की सगाई और शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम हो कि अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों से फ्री ही नहीं होते। अब अपनी बेटी को मैं जिंदगी भर घर पे तो बैठा कर नहीं रख सकता ना। हालांकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम पेंडिंग पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देने में ही भलाई है। मैंने हमारे खानदानी पुरोहित से तुम दोनों की सगाई की डेट निकलवाई है। आज से 10 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। बस यही बात करनी थी तुमसे। शुभी यह बात सुनकर चौंक जाती है। पता नहीं क्यों लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सुन के। वह अगस्त की तरफ देखती है, पर अगस्त कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। शायद शुभी चाहती थी कि वह कुछ कहे, कुछ बोले, मना करे शायद। पता नहीं उसका दिल क्या चाह रहा था, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। अगस्त जब कुछ बोला नहीं तो अनामिका उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल लेती है। बेबी, आर यू ऑल राइट विद थिंग्स? डैड बोल रहे हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। वैसे भी हम काफी साल ऑलरेडी डेट कर चुके हैं। अगस्त कुछ सेकंड सोचने के बाद खड़ा होकर बोला, ऑल राइट, आप लोगों की जैसी मर्जी और आप लोगों को जैसा ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी। यह बोलकर अगस्त सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अगस्त से इस जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी। अनामिका और भूपेंद्र अगस्त का जवाब सुनकर खुश हो जाते हैं, पर शुभी उसके दिल में तो अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। वह चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देती। अनामिका गुरूर, गौरव, घमंड भरी नजरों से शुभी की तरफ देखती है और अपने डैड से कहती है, वैसे डैड, पीयूष को ढूंढने की तहकीकात कहाँ तक चल रही है? आई मस्ट से एक बार वह अगस्त के हाथ आ गया ना तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी किसी को। उससे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कौन सोच सकता है कि वह अपने ही भाई जैसे दोस्त के पीठ में खंजर घोंप देगा और उसी की बहन का रेप करके फरार हो जाएगा। शुभी जानती थी कि अनामिका जानबूझकर उसे तकलीफ देने के लिए यह सब बोल रही है, पर वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। भूपेंद्र और अनामिका चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइव कर रहा था और गौतम उसके बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो दोनों किसी खास जगह पर किसी खास आदमी से मिलने जा रहे थे। दोनों चुपचाप बैठे थे। गौतम काफी ऑकवर्ड होकर बैठा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद गौतम कबीर की तरफ देखकर बोला, गाड़ी मुझे चलाने दीजिए ना, ड्राइवर मैं हूँ आपका, आप नहीं। कबीर अपनी आंखें रोल करता हुआ बोला, और मुझे ड्राइवर समझने की गलती करना भी मत, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम्हें पता है मुझे ड्राइव करना अच्छा लगता है, और इसमें ड्राइवर और बॉस कहाँ से आ गए? हम दोनों फ्रेंड्स हैं। यह सुनकर गौतम अपनी नजर झुका लेता है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी से भरे भाव आ जाते हैं। हम दोनों फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? कबीर ने रोड पर फोकस करते हुए स्ट्रेट आवाज में कहा, जैसे होते हैं वैसे हो सकते हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ देर दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। गौतम कबीर की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। वह कुछ देर तक ऐसा सोचता है जिस वजह से उसके चेहरा और भी ज्यादा उतर जाता है और वह खुद एक बात बोलने से रोक नहीं पाता खुद को।
डोंट यू हेट मी बॉस। कबीर जैसे ही गौतम के मुंह से ये सब सुनता है उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। गौतम स्टॉप इट। गौतम चुप हो जाता है। इसके आगे ना कोई कुछ बोलता है ना कोई कुछ सुनता है। जल्द ही उनकी गाड़ी एक क्लब में पहुंचती है। वो लोग अंदर जाते हैं और एक रूम में जाते हैं। वो दोनों एक गोडाउन में पहुंचते हैं। जहां जाकर वो दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें बहुत से गार्ड्स वहां पर खड़े हुए दिखते हैं। उनके आगे एक आदमी को जमीन पर बांधकर बिठाया हुआ था और चेहरे पर काला कपड़ा था। वो छटपटा कर थक गया था, इसलिए शायद अब उसने छटपटाना भी बंद कर दिया था। कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ वहां पर एंट्री करता है और अपने आदमी को कुछ इशारा करता है। वह फटाक से एक बड़ी सी कुर्सी लाकर वहां पर रख देता है। गौतम कबीर के पास आकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। कबीर कुर्सी पर बैठ जाता है और एक पैर के ऊपर अपने दूसरे पैर को बड़े ही स्टाइल के साथ रख देता है। वह अपना हाथ उठाकर गार्डों को चुटकी बजाकर कुछ इशारा करता है। पीछे खड़े सभी गार्ड्स में से एक गार्ड आगे आता है और जमीन पर पड़े उस आदमी के चेहरे से काला कपड़ा हटा देता है। वह आदमी जो कई देर से घंटों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे ही तेज रोशनी उसकी आंखों पर लगती है तो उसकी आंखें कस के बंद हो जाती हैं और फिर कई बार पलकें झपकाने के बाद वह धीरे धीरे अपनी आंखों को ठीक से खोलता है। उसके मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, पीछे हाथ बंधे हुए थे। वह आदमी जब आंखें खोलता है तो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वह हैरान था, बहुत ज्यादा हैरान। दिखने में वह कोई बिजनेसमैन लग रहा था क्योंकि उसने ऐसा ही कोई सूट बूट पहन रखा था। उम्र लगभग अधेड़ ही थी, अगर कहा जाए तो कबीर की बाप की उम्र का लग रहा था। जैसे ही वह कबीर की तरफ देखता है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। चेहरे पर डर और खौफ के साथ साथ दिल की धड़कनें तेज और माथे पर जबरदस्त पसीना आने लगता है। जैसे तैसे उसने अपनी आंखों के सामने बैठे हुए साक्षात यमराज को देख लिया। मिस्टर अखिलेश कटारिया, हाउ आर यू? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट? वह आदमी डर के मारे कांपने लगता है। कबीर को अपनी आंखों के सामने देख उसका गला सूख जाता है। वह कांपती हुई आवाज में बोलता है, कबीर डोगरा। उस आदमी के मुंह से इतनी डरी हुई आवाज में अपना नाम सुनकर कबीर के होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कमाल है, सालों बीत गए पर तुम्हारी शक्ल जरा भी नहीं बदली, अब भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो। कबीर की बातों से वह आदमी और भी ज्यादा घबरा रहा था। कबीर, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है? मुझे ऐसे बांधकर क्यों रखा गया है? वह आदमी काफी घबराया हुआ था। उसकी बात सुनकर कबीर उसकी तरफ देखकर बहुत डर भरी आवाज में बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्यों रखा गया है, या फिर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? पता है तुम सठिया गए हो, भूलने की बीमारी लग गई है तुम्हें, लगता है। जमीन पर पड़ा हुआ अखिलेश कटारिया कबीर से बहुत हड़बड़ी और घबराई हुई सी आवाज में बोला, देखो कबीर, जो भी कुछ उस वक्त हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। देखो मैं ये नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। मुझे जाने दो कबीर, मेरी फैमिली है, मेरी बीबी बच्चे हैं। प्लीज 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 मुझे जाने दो। इस बात पर कबीर जोर जोर से हंसने लगता है। बीबी, बच्चे, फैमिली, ओ मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी इन शब्दों का मतलब पता है। तुम्हारी और फैमिली, क्या सच में उन लोगों को तुम्हारी हकीकत का आइडिया भी नहीं है? तुम जैसे इंसान के साथ कोई अपनी फैमिली कैसे बना सकता है? वह आदमी कबीर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है क्योंकि उसे अपनी आई हुई मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कबीर, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मुझे जाने दो मुझे, प्लीज मुझे मत मारो कबीर। कबीर एक गहरी सांस लेकर ठीक से कुर्सी पर अपनी पीठ लगाते हुए बोला, मौत भी कितनी अजीब चीज है ना, अच्छों के रोंगटे खड़े कर देती है। पर तुम्हें पता है मौत से भी ज्यादा बुरी और भयानक चीज क्या है? अपनी आंखों के सामने उस इंसान को मरते हुए देखना जिसके लिए तुम 100 बार मरने को तैयार हो। मिस्टर अखिलेश कटारिया, तुम्हारी फैमिली से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। डोंट वरी,
मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। यहाँ मैं तुम्हें खत्म करूंगा और फिर तुम्हारी फैमिली बिना किसी डर के साए में आराम से अपनी जिंदगी जिएगी। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी अब जीने लायक नहीं रही, तुम इसे बहुत पहले गंदा कर चुके हो। कटारिया की सांस तो जैसे रुक ही जाती है, हलक में ही अटक जाती है। पर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा कबीर? प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर जिंदा रहूंगा तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो मैं उतना पैसा दे सकता हूँ। जितने करोड़ बोलो मैं उतने करोड़ दे सकता हूँ। जितने करोड़ चाहो उतने करोड़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चाहिए तो तुम मेरा सब कुछ ले लो, एवरीथिंग, जो चाहिए वो मैं सब तुम्हें देने को तैयार हूँ कबीर। पर मुझे छोड़ दो, मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ, पर मुझे छोड़ दो। वह आदमी हाथ पैर मार रहा था, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं था, पर फिर भी वह पैसे की आड़ में खुद को बचाने का एक लास्ट ट्राई कर रहा था। कबीर काफी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अखिलेश की तरफ देखकर बोला, जुर्म की काली दुनिया से निकल गए हो तुम, शरीफों के बीच शामिल तो हो गए हो, पर अभी भी उन लोगों से कांटेक्ट में हो। मेरे इस सवाल का जवाब दो, राघवेंद्र आखिर क्या चाहता है? दुनिया ने कभी तुम्हारा पीछा छोड़ा ही नहीं। मैं जानता हूँ कि आज भी तुम उन लोगों से कांटेक्ट में हो। कबीर की बात सुनकर अखिलेश कटारिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कबीर से बोला, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि वो एक बॉक्स और एक चाबी चाहता है। कबीर अपनी आंखों को सिकोड़ कर कड़क आवाज में बोला, किस लिए? इस पर अखिलेश ने जवाब दिया, वह कुछ बहुत बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ बहुत बड़ा जो सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। इस पर कबीर ने पूछा, उस बॉक्स और उस चाबी का इस खतरे से क्या लेना देना है? अखिलेश अपना सलाइवा गटक लेता है। वह नजर उठाकर कबीर की तरफ देखता हुआ बोला, वो बॉक्स एक बहुत बड़ी तबाही को अंजाम देने वाला है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। यह टॉप सीक्रेट मिशन है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। राघवेंद्र और भूपेंद्र इसके हेड हैं और सिर्फ वही दोनों हैं जिन्हें इस मिशन की पूरी जानकारी है। उसके बाद कबीर गौतम के तरफ हाथ करता है। वह तो मुझे एक गन थमा देता है, जिसे देखकर अखिलेश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं कबीर, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो कबीर, प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम जो चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। कबीर फटाक से अपनी गन उठाता है और धड़ाम से उस आदमी की तरफ पॉइंट करके जबरदस्त फायर कर देता है। गोली आदमी के माथे के बीचों बीच निकल जाती है और वह आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। आयाना गौतम को ढूंढती हुई नीचे आती है। उसे अलीशा मिल नहीं रही थी तो वो थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो गौतम से पूछना चाहती थी कि अलीशा कहाँ है, कहाँ पर है अलीशा। अलीशा एक तो पहले से ही काफी ज्यादा परेशान और दुखी थी, इसलिए आयाना को उसकी चिंता बहुत ज्यादा हो रही थी। उसे कबीर पर गुस्सा भी आ रहा था। वह एक छोटी सी बच्ची की फीलिंग्स की परवाह भी नहीं करता। नीचे आते ही उसे गौतम अपने कुछ गार्ड से कोई इंस्ट्रक्शन देता हुआ दिखाई देता है। हमेशा की तरह गौतम ने एक बॉडीगार्ड की तरह सूट बूट पहन रखे थे। चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन और एकदम टिप टॉप खड़ा हुआ बॉस की तरह उन सबको कुछ ऑर्डर दे रहा था। आयाना गौतम के पास चलकर आती है। गौतम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौतम गार्ड्स को जाने का इशारा करता है। उनके चले जाने के बाद वह अपना चेहरा आयाना की तरफ करके स्ट्रेट आवाज में बोला, कहिए। आयाना गौतम से बोली, अलीशा कहाँ है? काफी देर से मुझे मिल नहीं रही, अपने भाई से मिलने की जिद कर रही थी, कहीं उस डेविल ने गुस्से में जाकर उसके साथ कुछ। तभी अचानक उन लोगों की कुछ आवाज आती है, एक छोटे बच्चे के चिल्लाने की। वह अलीशा की आवाज थी। आयाना तुरंत पहचान जाती है और शॉक हो जाती है। वह गौतम के कुछ भी बोलने का इंतजार नहीं करती और सीधे बंगले से बाहर की तरफ भागने लगती है। अचानक अलीशा की चिल्लाने की आवाज सुनकर आयाना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और घबरा जाती है। अब पता नहीं डेविल ने उसके साथ क्या किया।
वह जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है जहां से यह आवाज आ रही थी, तो वह देखकर हैरान हो जिसके हाथ में घोड़े की लगाम है और उसने अलीशा को भी पकड़ रखा है। वह देखती है कि अलीशा घोड़े के ऊपर बैठी हुई है, उसके पीछे कबीर बैठा है, घोड़ा दौड़ा रहा है और अलीशा जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। ऐना यह देखकर चौंक जाती है कि जिस अलीशा के लिए वह इतनी परेशान हो रही थी, पूरे बंगले में यहाँ वहाँ जिसे ढूंढ रही थी, वह यहाँ पर मजे से घुड़सवारी कर रही है, वह भी कबीर के साथ। ये और करवा भी रहा है उसे। अयाना एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर उन दोनों को घुड़सवारी करता हुआ देखती है। अलीशा एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी, कबीर ने उसे पकड़ रखा था और वह घोड़े की स्पीड को बढ़ा रहा था। थोड़ी देर घुड़सवारी करने के बाद उनका घोड़ा रुक जाता है। अयाना भागकर घोड़े के पास आती है। अलीशा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अलीशा अयाना से बोली, अयाना दीदी आप भी आओ ना, हॉर्स राइडिंग करने में कितना मजा आ रहा है। डेविल अंकल बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं, आप भी आओ ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। अयाना कबीर की तरफ देखती है जिसकी आंखों में हमेशा की तरह एक फ्लर्टी नटखट सी चमक थी। उसे इग्नोर करते हुए अयाना अलीशा को पकड़कर घोड़े से नीचे उतार देती है। बिल्कुल नहीं, इस तरह से घोड़े पर बैठना खतरनाक हो सकता है, तुम गिर सकती हो, तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट भी लग सकती है। अलीशा ने कहा, नहीं दीदी, डेविल अंकल ने मुझे पकड़ के रखा है ना, मैं नहीं गिरती, और उन्हें बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग आती है, आपको पता है, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, आप भी करो ना, डेविल अंकल आपको भी पकड़ लेंगे, वह आपको नहीं गिरने देंगे। अयाना को हॉर्स राइडिंग करना तो बेहद पसंद था, यह उसकी हॉबी थी, लेकिन वह ऐसे डेविल के साथ बैठकर तो राइडिंग बिल्कुल नहीं करने वाली है। वह घूर कर कबीर की तरफ देखती है, गिराने में तो ये बहुत एक्सपर्ट है। अचानक अयाना कड़क आवाज में बोली, पर कबीर बस चुपचाप उसे देखता है। वह अलीशा का हाथ पकड़कर उसे बंगले के अंदर ले जाने लगती है। अलीशा पीछे देखकर जोर से चिल्लाई, हम फिर से करेंगे अंकल, मुझे बहुत मजा आया। कबीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अलीशा को लेकर अयाना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में ले जाने के बाद उसे बिस्तर पर बैठाकर अयाना अपने घुटनों पर बैठकर अलीशा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगती है। अलीशा चुपचाप बैठी अयाना को देखती है। अयाना अलीशा से बोली, अलीशा मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो अपने भाई से मिलने के लिए। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलवाने की बात करूंगी उस डेविल से। इस बात पर अलीशा ने एकदम से खुश होते हुए कहा, हाँ, और उसके लिए थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो अयाना दीदी। यह बोलकर अलीशा अयाना को हक कर लेती है। अचानक से अलीशा की यह हरकत अयाना को काफी ज्यादा अजीब लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। हक ब्रेक करके अलीशा अयाना से बोली, आज कितने दिनों के बाद मैंने अपने भाई से बात की, मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर अयाना चौंक जाती है। क्या? तुमने किससे बात की? कैसे? अलीशा ने कहा, डेविल अंकल ने करवाई। उन्होंने बोला कि आपने उनसे रिक्वेस्ट की है, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल करके समर से मेरी बात करवाई, और उन्होंने मुझे यह भी प्रॉमिस किया कि अगर मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी तो वे बहुत जल्द मुझे समर से मिलवाएंगे भी। फिर उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग करवाई, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अलीशा की बात सुनकर अयाना चौंक जाती है। वह अपने मन ही मन में सोचती है, क्या उसने ऐसा किया? लेकिन क्यों? उसने तो साफ साफ मना कर दिया था। ये आदमी समझने में जितना मुश्किल क्यों है यार? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? अयाना रात को स्विमिंग पूल के पास आती है। वो वहां पर खड़ी हुई कुछ सोच रही थी। उसके हाथ उसकी छाती पर क्रॉस थे, आंखों में हल्की सी उदासी थी। रात में चल रही थी ठंडी ठंडी हवा से उसके बाल जरा से लहरा रहे थे। वह कबीर की हरकत को समझ नहीं पा रही थी। उसे वो लम्हा याद आता है जब कबीर ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उसकी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। फिर वह चीज जब कई और लोगों को मारा, उस छोटे से बच्चे को जलाया, यहाँ तक कि खुद अयाना के हाथों से भी किसी का मर्डर करवाया। यह सब सोच सोच कर यह बात तो पक्की थी कि कबीर एक डेविल है, लेकिन आज उसने क्या वाकई में उसके कहने पर अलीशा को उसके भाई से बात करवाई?
पर क्यों? इन सब से आखिर क्यों? उसे क्या मिलता है? कुछ देर तक अयाना ऐसे ही खड़ी रहती है, अपने माँ बाप को याद करती है। अयाना जब वापस पलटकर जाने लगती है तभी अचानक अयाना के पीछे खड़ा हुआ वह छोटा सा पप्पी एकदम से भौंक देता है। अचानक से वह कुत्ता कहाँ से आ गया अयाना समझ नहीं पाई और हड़बड़ाकर उसका पैर फिसल गया। वह सीधे स्विमिंग पूल के पानी में छपाक से जा गिरी। पानी में गिरते ही अयाना हाथ पैर मारने लगी क्योंकि अयाना को तैरना नहीं आता था और उसे पानी की गहराई से डर भी लगता था। इस डर का कारण वह आज तक समझ नहीं पाई, उसे याद ही नहीं। हेल्प 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 प्लीज हेल्प। अयाना अचानक पानी के नीचे जाने लगी। हाथ पैर मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आसपास कोई था भी नहीं जो उसके चिल्लाने पर आ सकता। अयाना पानी में डूब रही थी। टू बी कंटिन्यू। फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रही हूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो दूं। हर हर महादेव।